हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 2 सितंबर 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कल के वीडियो में आवाज़ नहीं थी। मतलब कोई डाई हार्ड व्यूअर्स होगा CSL फैमिली का, तो मतलब सांस रोक के ही सुनना पड़ रहा था। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अभी मैंने चेक किया है, 2-3 बार चेक किया है, तो आई होप अभी आवाज़ ठीक होगी, क्लियर होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूज़ सेशन। सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू, ये कश्मीर सेपरेटिस्ट से रिलेटेड है। गिलानी पासेस अवे एट 92। एंड बाकी तो फ्रंट पेज पे कुछ ऐसी खास न्यूज़ है नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो हम एडिटोरियल पेज या फिर ये है, DCGI गिव्स नॉट फॉर फेज़ 2-3 ट्रायल्स ऑफ बायोलॉजिकल ES कोविड वैक्सीन ऑन 5 to 18 एज ग्रुप। तो यहाँ पे जो हमारा ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, इन्होंने वेंसडे को ग्रांट किया है परमिशन। किसको? जो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड है, बायोलॉजिकल ई हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, टू कंडक्ट फेज़ 2 ये क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकते हैं मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन के लिए, जो बच्चे हैं एज ग्रुप 5 to 18 ईयर्स विद सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। तो फेज़ 2 and 3 जो क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे वो कंडक्ट किए जाएंगे। एंड इस जो प्रोटोकॉल का टाइटल है वो अप्रूव किया गया है, प्रोस्पेक्टिव रैंडमाइज डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल फेज़ 2-3 स्टडी टू एवेल्यूएट सेफ्टी, टॉलरेबिलिटी एंड इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ द कोर्बेवैक्स वैक्सीन इन चिल्ड्रन एडोलेसेंट। तो ये इसका टाइटल है। सो अभी जो नेक्स्ट न्यूज़ है डिस्कस करते हैं। स्कूल रीओपन हो रहे हैं, सेलिब्रेशंस रिलीफ एज स्कूल रीओपन। कल 2 आर्टिकल डिस्कस किए थे स्कूल रीओपनिंग से रिलेटेड। और असम रिमूव्स राजीव गांधी नेम फ्रॉम ओरांग नेशनल पार्क। असम ने रिमूव कर दिया है राजीव गांधी का नेम, क्योंकि पहले इस पार्क का नाम क्या हुआ करता था? राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। और यहाँ पे मतलब टाइटल शुड बी लाइक दिस ना, कि ऑन द डिमांड ऑफ ट्राइब एंड आदिवासी कम्युनिटी असम रिमूव द राजीव गांधी नेम। तो यहाँ पे क्योंकि ये है कि चीफ मिनिस्टर को काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मल्टीपल कम्युनिटी की वजह से, साइड से, लाइक टी ट्राइब एंड आदिवासी कम्युनिटी। तो देवर डिमांडिंग कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, क्योंकि ओरांग ओरांग एक ट्राइब है, ठीक है। तो इस आर्टिकल से हमको काफ़ी सारी जो फैक्ट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इसमें यहाँ पे देखो, एक तो ये है असम में कौन कौन से ट्राइब है। हाजोंग, ओरांग, कोच, ठीक है। हाजोंग, अरोंग, ओरांग, कोच। एंड ओरांग वाज नोटिफाइड एज अ गेम रिजर्व। तो इसको गेम रिजर्व के रूप में नोटिफाई किया गया था ब्रिटिश ने 1915 में। और ये मेकिंग द ओल्डेस्ट सच रिजर्व इन द स्टेट। एंड जो बाकी के 90s में इसको अबैंडन किया गया था एरिया आफ्टर एन आउटब्रेक ऑफ ब्लैक फीवर भी यहाँ पे हुआ था। एंड 1950 में ब्रिटिश नोटिफाइड इट एज अ गेम रिजर्व, आफ्टर विच इट वाज डिक्लेयर्ड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 1985 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया, और 1999 में इट वाज अपग्रेडेड टू अ नेशनल पार्क, और 2016 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज अ टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व इसको कब किया गया रिकॉग्नाइज? 2016 में। और यहाँ पे कौन कौन है? Anonymous ethnic group is known for the one-horned rhinos, tigers, elephants, wild boars, pygmy hogs, and a variety of fish among a host of other flora and faunal species. It is often called मिनी काजीरंगा, ठीक है। मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं क्योंकि इसकी जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है काजीरंगा जो पार्क है उससे मैच करती है। रिच पॉपुलेशन ऑफ द वन हॉर्न राइनो, ठीक है। आप ये बता सकते हो कि असम में कितने, मतलब कौन कौन से रिजर्व और नेशनल पार्क वहाँ पे हैं अभी। इंडिया टू पार्टिसिपेट इन मिलिट्री एक्सरसाइज इन रशिया, पाकिस्तान, चाइना एज अ ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट करेंगे। तो 200 स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी कंटिजेंट होगा, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे मल्टी नेशन मिलिट्री एक्सरसाइज में। रशिया में ये होगी 3 सितंबर से 16 सितंबर तक चलेगी। अब इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? ZAPAD, ठीक है। तो आप कुछ भी याद करने के लिए आप इसको पढ़ लो, एक्सरसाइज झापड़ 2021, एक्सरसाइज झापड़ 2021, झापड़, ठीक है। विल सी द पार्टिसिपेशन ऑफ अ डजन नेशन इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड चाइना एज अ पार्टिसिपेटिंग एज ऑब्जर्वर। और ये क्या करेंगे? इसमें थिएटर लेवल एक्सरसाइज होगी रशियन आर्म फोर्सेस के साथ, और ऑपरेशंस जो होते हैं टेररिस्ट के अगेंस्ट वो इसमें कंडक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ से जो है नागा बटालियन जो है पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। देन एडिटोरियल्स पे आते हैं।
सबसे पहले ये प्रताप भानु मेहता का आर्टिकल है आर्म्स एंड द नेशन। सो बस यहाँ पे मतलब मेन जो बात की गई है वो आर्म्स की गई है कि किस तरीके से जो लोग हैं उनको कैसे क्या क्या कहाँ पे वेपन्स जो है वो कैसे मतलब वो उसको रखते हैं, कहाँ पे कितनी ज़्यादा गन की परचेज और सेल होती है। इन देयर लास्ट ईयर ऑफ कंपैरेटिव डेटाबेस इन 2018, अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान का जो रेट है वॉयलेंट डेथ्स का वो कितना है 59.88%, ठीक है, पर 1 लाख बिलो अदर कॉन्फ्लिक्ट जोन। मतलब सीरिया में ज़्यादा है, एल सेल्वाडोर में 87 है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे जो था अफगानिस्तान में कम था 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग। और जो फर्स्ट वायलेंस आया था वो क्या था, वंस एम्बेडेड इट इज़ हार्ड टू डिसॉर्ज एंड साउथ अफ्रीका हैज़ अ रेट ऑफ 40.6। तो ये डेटा दिया गया है कि यहाँ पे क्या कौन कौन सी कंट्री हैं जिसमें किस तरह वायलेंस हुए हैं, वायलेंट डेथ हुई है, तो ये बताया गया है। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि अब यहाँ पे एक बुक का रेफरेंस दिया गया है और इसमें ये द एम्पायर ऑफ गन्स, तो इसमें ये था द वॉयलेंट मेकिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो इसमें ये बताया गया था जो प्रिवलेंस है गन्स का, तो उतना ज़्यादा मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो प्रचार प्रसार है कॉलोनियल प्रैक्टिस ने मतलब क्या किया था कि ये कुछ कुछ ही सोसाइटी तक इसको एम्बेडेड करके रखा हुआ था। जैसे अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे जो गन ओनरशिप है वो ऑलमोस्ट क्या है ऑब्लिगेटरी फॉर वाइट्स, कि वाइट्स को ही मतलब गन वो रख सकते हैं एज पार्ट ऑफ रेशियल स्ट्रेटजी ऑफ सुप्रीमेसी एंड डिस्पोजिशन ऑफ नेटिव्स एंड ऑपरेशन ऑफ स्लेव्स, है ना। तो उस टाइम पे सारे गुलाम होते थे, स्लेव होते थे, तो उनके ऑपरेशन उनको सरप्रेस करने के लिए ये गन मतलब गन की जो सुप्रीमेसी होती थी, ओनरशिप राइट्स होते थे, वो वाइट्स के ही ज़्यादा होते थे। एशिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो था औपनिवेशिक शासन काफ़ी टाइम तक रहा था और उन्होंने अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए पैसिफाई करने के लिए, है ना, एक मतलब सिटीज़न को क्या कर दिया, डिसआर्मिंग सिटीज़न की सोसाइटी एक बनाई। और यहाँ पे ये बोला गया है कि इंडिया नॉट जस्ट डिस्पोज्ड इंडियंस ऑफ वेपन्स, हमको वेपन्स से तो मतलब दूर रखा, साथ में ही जो बनाने वाली जो टेक्नोलॉजी होती है, जो इंडिजिनस नॉलेज होता है वेपन मेकिंग का, दैट हैड बिगन टू इमर्ज इन द 17th century इंक्लूडिंग इनोवेटिव फॉर्म्स ऑफ मेटलरी। तो ये सब से भी हम थोड़ा दूर रहे। आर्म्स एक्ट था 1878 का विच टाइटली कंट्रोल आर्म्स ओनरशिप इन इंडिया वॉज एन एक्सरसाइज इन कॉलोनियल एंड रेशियल सबॉर्डिनेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे साथ की गई थी। तो इसी का रेफरेंस यहाँ पे ऑथर दे रहा है कि वायलेंस हैज़ कॉम्प्लिकेटेड कॉजेज। तो जो सेटल्ड सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे भी कुछ वायलेंट हो सकते हैं एंड देयर आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अदर देन वायलेंट डेथ। रिलेशनशिप जो होती है बिटवीन द प्रेजेंस ऑफ फायर आर्म्स एंड वायलेंस इज़ ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड। तो ये है। और बाकी यहाँ पे लाइन टू काबुल यूएनएससी रेजोल्यूशन इंडियाज फर्स्ट एंगेजमेंट विद तालिबान स्पीक ऑफ न्यू रियलिटीज़ इन अफगानिस्तान एंड द नेविगेशन चैलेंजेस। अभी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन था अफगानिस्तान में और इंडिया के जो प्रेसिडेंसी थी तब ये अडॉप्ट किया गया, है ना। कौन सा वो क्लॉज था वो आप बता सकते हो, रेजोल्यूशन का नाम क्या था वो बता सकते हो, नंबर मतलब। एंड रशिया एंड चाइना ने तो इनको ये अब्सटेन रहे, जो P5 कंट्रीज होती है वीटो के लिए। बाकी यूएस, फ्रांस एंड यूके एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स वोटेड फॉर द रेजोल्यूशन। द रीज़न फॉर डिवाइड इज़ नॉट फार टू सी। जो एक तरीके से हम बताएं यहाँ पे, अगर रशिया जो है, रशिया ने तो ओपन चैनल कम्युनिकेशन के तालिबान से पहले ही रखे हैं। एक मॉस्को फॉर्मेट भी उन्होंने तैयार किया था जिससे वो तालिबान से पहले से ही, जब दोहा टॉक एंड ये सारी चीज़ें बातें चल रही थी कि अफगानिस्तान से जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं तो उनको क्या करना है, विदड्रॉ करना है, तो तब से भी वो एक तरीके से ओपन कम्युनिकेशन चैनल उन्होंने खोले हैं रशिया ने तालिबान से। एंड स्लेव्ड इट्स अफगान वार ह्यूमिलेशन टू रिपेयर रिलेशंस विद पाकिस्तान। एंड इन द रन अप टू द 2020 Doha agreement between Trump administration and the Taliban, and since Moscow has made the case for larger role for the radical Islamist group in post-US Afghanistan। अब बीजिंग की भी क्या है, उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी है किससे, चाइना, रशिया से भी और पाकिस्तान से भी, है ना। तो ये भी है सारे। एंड बोथ कंट्रीज वांट टू कीप ऑल ऑप्शन ओपन विद द तालिबान, नॉट ड्रॉ रेड लाइन्स अराउंड देमसेल्फ विद द रेजोल्यूशन। तो ये है। और अभी ये देखना है कि जो रशिया, चाइना, पाकिस्तान का कोऑपरेशन है अफगानिस्तान में, ये किस तरीके से आने वाले टाइम में कैसे अपेरेंट बनता है। स्पेसिफिकली अगर देखें तो मिड सितंबर में SCO की समिट होगी दुशांबे में, तो वहाँ पे देखना होगा कि क्या ये मिलके
काम करते हैं तालिबान। अफ़गानिस्तान जो भी फॉर्म होगा वहाँ पे गवर्नमेंट का जो एक फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं। एंड वाइल अ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो अभी हमने जो हमारे जो एस जयशंकर है तो यहाँ पे हेल्ड मतलब मीटिंग हुई थी दोहा में, और जो किस पे फोकस थी, सेफ्टी सिक्योरिटी एंड हमारे जो इंडियन नेशनल स्ट्रैंडेड नेशनलिस्ट हैं अफगानिस्तान में, तो उनके अर्ली रिटर्न की बातचीत की गई थी। एंड ट्रेवल ऑफ अफगान नेशनल, स्पेशली जो वहाँ पे माइनॉरिटी हैं, सिख हिंदू है ना, तो वो उनका जो है वो यहाँ पे हमारी कंट्री में आ सकें। एंड तालिबान हैव चूजन टू रिमेन साइलेंट, लेकिन अभी देखा होगा कि लास्ट टाइम पे पहले तो मतलब तालिबान ने बोला कि आप हमारे जो इंटरनल अफेयर्स है उस पर क्या मत करो, इंटरवेंशन नहीं करो, है ना। लेकिन तालिबान का भी ये स्टैंड है इंडिया के साथ कि आप हमारे साथ जो रिलेशन जैसे थे पहले वैसे रखो, जो हमारे इकोनॉमिक हिस्टोरिक कल्चर लिंकेज हैं उनको हम कंटिन्यूस रख करना चाहते हैं। सो ये सब है। एंड यूएनएससी रेजोल्यूशन अडॉप्टेड ऑन अगस्त 30 ऑफ रेजोल्यूशन 1267, ठीक है। तो 1267 हमारे जो हर्ष श्रृंगला हैं तो इन्होंने भी ये बोला, यूएनएससी रेजोल्यूशन जब अडॉप्ट किया गया था 30 अगस्त को, तो फॉरेन सेक्रेटरी इन्होंने ये बोला कि जो रेजोल्यूशन 1267 है, जिसमें कौन है, लश्कर ए तोयबा एंड जैश ए मोहम्मद को डेजिग्नेट किया गया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक एविडेंस है इंक्लूजन के ऑफ इंडियाज कंसर्न। एंड द आयरनी इज दैट द तालिबान हैज़ बीन डेजिग्नेटेड अंडर 1267, ठीक है। ये 1999 में डेजिग्नेट किया गया था तालिबान को इसके अंतर्गत। सो हैव सम ऑफ इट्स टॉप मेंबर एज चेयर ऑफ द तालिबान सैंक्शन कमेटी दिस ईयर, इंडिया कुड इवन फाइंड इट सेल्फ प्रिसाइडिंग ओवर द फोल्डिंग ऑफ द कमेटी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अभी कोई भी इस तरीके की विंडो नहीं है कि मतलब हम क्या करें। और वेट और वॉच जो पॉलिसी है उससे भी आगे थोड़ा हमको काम करना होगा। क्लाइमेट सॉल्यूशंस, तो ये आर्टिकल लिखा गया है कि इसराइल का जो एक्सपर्टाइज है क्लाइमेट इनोवेशन में, तो उससे इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा हम लर्न कर सकते हैं और अपने देश में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। तो इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है कि अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला, मतलब बहुत सारे लोग जो पर्टिकुलरली क्लाइमेट क्राइसिस से अवेयर हैं और जो नहीं है, तो उनको भी थोड़ा अलार्म हो जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। अभी अभी मैसिव फ्लड देखने को मिली जर्मनी में, वेस्टर्न यूरोप में, और जहाँ पे 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई। पूरा जो विलेज था इंडिया का एक पूरा वॉश आउट हो गया था मानसून रेन्स में। हेल स्टोन थे, रेन डाउन ऑन इटली एंड मिडिल ऑफ समर। और ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड जो थे वहाँ पे सडन वाइल्ड और रेनी वेदर देखने को मिला। सार्डिनिया, ग्रीस, टर्की, रशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, साइबेरिया, इन सब की बात करें तो यहाँ पे फायर्स देखने को मिली, वाइड स्प्रेड फायर्स थी। कैलिफोर्निया और कनाडा के टेम्परेचर्स आपने देखे होंगे उस टाइम पे, जो फोटोज़ भी आती थी हीट वेव्स की, तो वहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जो टेम्परेचर था वो चल गया, मतलब पहुँच गया था, है ना, अनथिंकेबल। So the average global temperature rise in 2021 is projected to be about 1.2 डिग्री सेल्सियस above जो प्री इंडस्ट्रियल पीरियड था। अब इसमें अभी रिसेंटली हमने जो फर्स्ट पार्ट था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 2021 का, जो 6th रिपोर्ट का, तो उसमें भी हमने देखा था कि क्या रिपोर्ट थी, और रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी ऑन क्लाइमेट चेंज। एंड एक वार्निंग है वो हमारे लिए कि हमको क्या करना होगा, ट्रांजिशन करना होगा टू अ लाइफ स्टाइल एंड इकोनॉमी दैट सपोर्ट्स, है ना, कि जो ऐसी लाइफ स्टाइल और इकोनॉमी को हमें अडॉप्ट करना होगा जो हमें सपोर्ट करे, डिसरप्ट नहीं करे द प्लैनेट्स क्लाइमेट एंड नेचर एंड एनवायरनमेंट। तो ये है, चेंज काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कुछ सक्सेस स्टोरी से सीखना चाहिए। जो पीयर लर्निंग है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये हमको आगे मूव करेंगी टू अ जीरो एमिशन इकोनॉमी बाय 2050 एंड हेल्प ह्यूमिनिटी ग्रीन हाउसेस गैस इमिशन बाय 2030। तो अगर इंडिया की बात करें, यहाँ पे हिमालयन ग्लेशियर्स हैं और ये सोर्स है मेजर रिवर्स के और एक्विफायर्स के, सप्लाइंग वाटर, है ना, हमारे पूरे मिलियंस ऑफ इंडियंस को ये क्या करती है, वाटर इनसे मिलता है। और ये क्या हो रहे हैं, ये अलार्मिंग रेट से डिसअपेयर हो रहे हैं, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो डिसअपेयर हो रहे हैं अलार्मिंग रेट से। एंड क्लाइमेट चेंज क्या करेगा, इसमें जो और ज़्यादा रिस्क है लो लाइंग कोस्टल जोन का, तो यहाँ पे क्योंकि साइक्लोन्स और कोस्टल और जो लैंड जो इनलैंड फ्लडिंग है, स्टॉर्म सर्जेस है, सी लेवल राइज यहाँ पे होता रहता है ना। और जितने भी कोस्ट लाइन में जो कम्युनिटीज़ हैं, जो रहते हैं लोग, तो उनको, उनकी लाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा थ्रेट होता है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा क्या है, मतलब बहुत रिस्क बढ़ जाता है इससे। सो द इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट जैसे फ्लड है या फिर ड्रॉट है, तो ये इसके सीवियर इम्पैक्ट होते हैं, नॉट जस्ट पीपल्स लाइफ
बल्कि हमारे जो इंडिया के जो कृषि है, कृषि हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं, इंडिया एग्रीकल्चर्स एंड वाटर रिसोर्सेज, हमारी फूड सिक्योरिटी पे फर्क पड़ता है। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ रूरल कम्युनिटीज़, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों की जो प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि, वो नहीं हो पाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी रही है इंडिया की लास्ट डिकेड से, एज इट लिफ्ट्स मिलियन ऑफ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी वाइल क्रिएटिंग लार्जर डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और एनर्जी हमें हर सेक्टर में मतलब हमें डिमांड करते हैं, और इनॉर्मस इन्वेस्टमेंट भी हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है ना, हमारे सोलर, विंड, बायोमास, वेस्ट, हाइड्रो पावर एनर्जीज, तो इन सब पे हमने काफ़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट भी की है। बट अभी भी इनॉर्मस चैलेंजेस हैं जो हमारे जो इंडियन डिमांड्स है एनर्जी के लिए, फूड, वाटर, सब्सटेंशियल, मतलब इनको पूरा करने के लिए काफ़ी चैलेंजेस अभी हैं। तो अभी इसराइल से हम क्या सीख सकते हैं? इसराइल हैज़ लर्न टू स्टैब्लिश एग्रीकल्चर, है ना, उनकी जो भूमि है बिल्कुल डेजर्टेड लैंड है, एरिड लैंड है, एरिड एरियाज है, ठीक है, टू रिसाइकिल 90% ऑफ इट्स वेस्ट वाटर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एग्रीकल्चर को इस्टेब्लिश किया है उस रेगिस्तानी जैसी भूमि में, और यहाँ पे 90% जो इनका वेस्ट वाटर है उसको रिसाइकिल किया है, डिसैलिनेट किया है ड्रिंकिंग वाटर को, पीने तक का पानी प्रॉपर नहीं होता था वहाँ पे उस कंट्री में। एंड दे हैव डेवलप्ड सॉल्यूशंस फॉर एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी efficiency and renewable energy. It has cultivated a groundbreaking industry of animal protein substitutes, ठीक है। तो ये किस तरीके से मतलब प्रिजर्व कर रहे हैं अपने फॉरेस्ट को, वो ड्रॉट जैसी कंडीशन में, एरिडिटी में, मतलब एरेबल लैंड तो है ही नहीं है इसराइल के पास। तो इसराइल इज़ अ लेबोरेटरी, अगर बोलेंगे उसको, प्रयोगशाला, जो एक विकास की प्रयोगशाला होती है ना, तो वो एक इसराइल को बोल सकते हैं, ऑफ प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू द क्लाइमेट क्राइसिस। तो यहाँ से हमको सीखना चाहिए। और उनकी अगर बात करें तो उनका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, डेवलपमेंट्स इन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड प्राइवेट सेक्टर इसराइल इन द फील्ड ऑफ एनिमल प्रोटीन सब्सटीट्यूट। जो से प्रोडक्ट है उनके पोल्ट्री, मिल्क, एग्स, और बहुत सारे जो हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं लेबोरेटरीज में, है ना, यूजिंग मैथड्स दैट एमिट ऑलमोस्ट नो ग्रीन हाउस गैसेज एंड विच अलाउ ह्यूज स्वैथ्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड करेंटली बीइंग यूज्ड फॉर लाइव स्टॉक पर्पस टू फ्रीड अप फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। अगर हम इसराइल का क्लाइमेट इनोवेशन की बात करें तो वो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कॉम्प्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज में, एनर्जी जनरेशन में फ्रॉम सी वेव्स, एंड द यूज़ ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग टूल्स फॉर एनर्जी मैनेजमेंट एंड मोर। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अभी हमको एक आइसोलेटेड मैनर में काम नहीं करना है, हमको सारी जितने भी ह्यूमैनिटीज़ एबिलिटीज़ हैं हमको आगे बढ़ने के लिए वो हमको अडेप्ट करनी ही पड़ेंगी। ओनली वे टू डू दिस इज़ बाय वर्किंग टुगेदर। हमको एक साथ काम करना होगा, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी, जिसको केटी बोलते हैं ना, नॉलेज ट्रांसफ़र, वो करना होगा, एंड एक्सपीरियंस लेने होंगे, एंड प्रोवाइडिंग म्यूचुअल सपोर्ट। इसराइल एंड इंडिया कैन लीड द वे टू स्टैब्लिश स्टेट ऑफ द आर्ट सोल्यूशन फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड इन ऑर्डर टू मिटिगेट द इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो ये काफ़ी बेहतरीन आर्टिकल था। और इसके अलावा जो है रिक्वेस्ट फॉर सेक ऑफ हिस्ट्री, तो यहाँ पे जो केशवर देसाई है, तो देसाई इज़ द ऑथर ऑफ जलियांवाला बाग 1990, द रियल स्टोरी। शी इज़ ऑल्सो द चेयर ऑफ द ट्रस्ट विच सेट अप द वर्ल्ड्स फर्स्ट पार्टीशन म्यूजियम ऑफ अमृतसर, ठीक है। तो अभी देखो, पहले इस आर्टिकल में मतलब ये है कि जैसे अभी उसको बात की गई है कि रिनोवेट करने की, है ना, रिनोवेट किया गया, इसका इनॉग्रेशन किया गया। तो ये इन्होंने बोला है कि मैं प्राउड पंजाबी हूँ एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर गिविंग। प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक तरीके से लेटर लिखा है ये हमारे। तो ये लिखा है कि जलियांवाला बाग मैसेकर इट्स प्रॉपर प्लेस फॉर आवर नेशनल हिस्ट्री बाय कमिश्निंग अ रिस्टोरेशन ऑफ द हिस्टोरिक साइट। और ये काफ़ी टाइम से नहीं हो पाया था, इट वॉज अ लॉन्ग ओवर ड्यू, बट आई हैव टू ब्रिंग टू योर अटेंशन सम ऑफ द रिनोवेशन रिसेंटली एग्जीक्यूटेड एट बाग, and I hope because you care about the representation of the massacre and for history sake the sum of the renovation could be undone। मतलब ये बोल रहे हैं कि कुछ रिनोवेशन जो है ना ही किए जाएं तो वो बेहतर रहेंगे, क्योंकि अगर जो पास्ट में हुआ था अगर हम उसको उसी तरीके से देखें, है ना, जैसे अगर कहीं जाओगे आप, कहीं पे भी गांधी आश्रम या किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाओगे, तो अगर पहले के जो रिमिक्स हैं, रेलिक्स हैं, वो वहाँ पे आपको देखने को मिले तो आपको ज़्यादा आप रिलेट कर पाओगे कि अच्छा यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी और ये हुआ। अगर वहाँ पे प्लांटेशन कर दिया जाए, फ्लावर्स लगा दिए जाए, बहुत अच्छा उसको कर दिया जाए, जो वहाँ पे गन होल्स थे, है ना, बुलेट होल्स, तो ये वो सबको भी मतलब अगर फिल्ड किया जाए तो हम नहीं देख पाएंगे उसको, भले ही हम मतलब ऐसे फील करेंगे बट हम उसको इतना ज़्यादा
नहीं महसूस कर पाएंगे। तो यही इस आर्टिकल में पूरा दिया गया है। जलियांवाला बाग अगर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 अगस्त 2021 को ये जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स को वर्चुअली इनॉग्रेट और रिनोवेट किया गया, और ये फर्स्ट ओपन था प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अप्रैल 13 1961 में। ये ट्रिब्यूट था जो भी मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 में उन विक्टिम्स के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट May 1 1951 को। द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन एंड परमानेंट मेंबर इंक्लूड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, गवर्नर ऑफ पंजाब, यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कल्चर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो ये इसके मेंबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो जलियांवाला बाग में नया क्या है। यहाँ पे 28 मिनट की साउंड एंड लाइट शो होगा, है ना, जो अप्रैल 13 1919 में मतलब हर इवनिंग को ये चलेगा। इवेंट्स जो है री इनेक्ट किया जाएगा। सेल्वेशन ग्राउंड यहाँ पे बिल्ड किया गया है विजिटर के लिए कि वहाँ पे ऑनर देंगे जो शहीद हुए थे उस टाइम पे, और साइलेंस यहाँ पे रहेगा। सेवरल न्यू स्कल्पचर्स ऑफ जो शहीद है उनके न्यू स्कल्पचर्स यहाँ पे हैं, और 4 नई गैलरीज भी यहाँ पे क्रिएट की गई हैं। रीयूज ऑफ अंडर यूटिलाइज बिल्डिंग इन द कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा ये भी डिपिक्ट करती हैं पंजाब की हिस्ट्री को, फ्रीडम मूवमेंट को और गदर मूवमेंट को। और यहाँ पे गुरु नानक देव के भी स्कल्पचर है, सिख वॉरियर्स बंदा सिंह बहादुर एंड स्टैचू ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। कंट्रोवर्सी ये है कि यही बोला जा रहा है कि यहाँ पे सीवियर सेवरल जो है रिपेयर्स किए गए, टचअप्स किए गए हैं, और एक नैरो पैसेज जो था जहाँ पे बाग को जाते थे उसको भी हैड रिमेन्ड अनटच फॉर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स वाइल मैनी अदर थिंग्स चेंज। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। नाना काशी ब्रेक्स, है ना, शहीद कू और मैट्रेस वेल। और इंसिडेंट की बात करें तो यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी का दिन था, जब सैफुद्दीन केचलू और सत्यपाल जो थे उनके कन्फाइनमेंट में मतलब प्रोटेस्ट चल रहे थे कि उनको ऐसे आपको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोलेट एक्ट भी उस टाइम पे था 1990 के टाइम पे, जब वो बिना किसी ट्रायल के किसी भी पर्सन को क्या कर देते थे, अरेस्ट कर देते थे, है ना। तो यहाँ पे सब थे, मिक्स ऑफ मैन वुमेन चिल्ड्रन सब थे इस पार्क में, जलियांवाला बाग में। और उस टाइम पे फिर गोल्डन टेम्पल से भी मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे जो बस टेम्पल में आए थे वो पार्क में बस थोड़ा ऐसे ही चले गए थे। और वो भी मतलब क्या हुआ, ब्रिगेडियर जनरल रेगनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने गोली के आदेश मतलब आदेश किसी और डायर ने दिए थे, और इसके बाद फिर इसने फिर उसको इम्प्लीमेंट किया और 90 सोल्जर्स को ये आदेश दिया कि ठीक है आप ओपन फायर करो क्राउड पे। फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे उन्होंने जम किया था, है ना। और ये था। फिर आपको उधम सिंह के बारे में पता होगा, इनका भी एक स्टैचू लगा हुआ है। 1899 में सुनाम पंजाब सरगुर डिस्ट्रिक्ट से बॉर्न हुए थे, एंड गदर पार्टी में ये थे, एसोसिएटेड थे गदर पार्टी से, ठीक है। एक साथ ही पढ़ लेना चाहिए हमको लिंक करके उसी टाइम। इंस्टेड ऑफ डायर हु इंस्ट्रक्टेड हिज मेन टू ओपन फायर एट द क्राउड गैदर जलियांवाला बाग, ओ डायर इज कंसीडर्ड टू बी द एक्चुअल प्रिपरेटर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एग्जीक्यूट ही नहीं किया होता विदाउट हिज परमिशन। तो ये था। तो ये इसके बारे में आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये बस बाकी ये है कि तालिबान सेट टू नेम अखंजुजा एंड सुप्रीम लीडर मैप आउट देयर गवर्नमेंट। तो ये जब बनाएंगे तब देखेंगे। न्यू एरा ऑफ अफगानिस्तान स्टार्ट विद लॉन्ग क्यूज राइजिंग प्राइसेस। और बाकी यहाँ पे हरिकेन से रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे हेड।